ये बंद कर, ये बंद कर। तो आज हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज शुरू करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में पहले मैं ये बता दूं कि ये फाइनेंशियल अकाउंट जब भी आप लोग बनाते हो तो फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे रहती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऐसे रहती है जो ऑन दैट डेट आपको कंप्लीट नहीं होता है ट्रांजैक्शन उस फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन अगर हम उसे फाइनल अकाउंट के में अगर उसका इफ़ेक्ट नहीं लें, उन चीज़ों को नहीं लें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, आपका जो बैलेंस शीट बनेगा वो करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है, कुछ अकाउंटिंग जो चीज़ें इफ़ेक्ट हैं उसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि पेबल्स आता है। पेबल्स आता है, पेबल्स का मतलब है लायबिलिटी, जो कि आपको, जिसका इफ़ेक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना है, जो आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है। लायबिलिटी है आपकी जो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में या तो पे करना है, लेकिन वो उसका रिकॉर्ड जो है आपके रिकॉर्डिंग जो आपका जो इफ़ेक्ट है बैलेंस शीट का या ट्रायल बैलेंस का, उसमें नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में वो चीज़ें नहीं आती, तो उसका इफ़ेक्ट हमें थ्रू एडजस्टमेंट हमें दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया पेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, रिसीवेबल इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी मैंने पेबल्स के बारे में बताया, जो लायबिलिटी जो आपको पे करनी है उस फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपके बुक्स में इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, इसको आपको थ्रू एडजस्टमेंट करना होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक वर्ड, कॉमन वर्ड है जिससे आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। प्रीपेड जैसे कि आपका, अगर आप मोबाइल में है, मोबाइल में आपके पास ऑप्शन आता है पोस्टपेड एंड प्रीपेड। तो प्रीपेड वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। उसका दूसरा एग्जांपल पहले आपको मैं बता दूं, ये प्रीपेड होता क्या है। वो एक्सपेंडिचर जो कि आपको एक्सपेंडिचर है लेकिन वो आने वाले समय में होगा, जिसका एडवांस में आपने खर्च किया हो। फॉर एग्जांपल जो आप रिचार्ज कराते हो प्रीपेड का, वो आपका मोबाइल का जो रिचार्ज है जो कि आज की तारीख में है, वो आपका प्रीपेड है, जो कि इन फ्यूचर एक्सपेंसेस होगा। वो खर्च जो फ्यूचर में आपको करना है, वो जब तक खर्च नहीं होता, खर्च के हेड में नहीं आता, तब तक वो आपका एसेट माना जाता है, और ये उस एक्सपेंडिचर के हेड को में ऐड किया जाता है कि न कि लेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस के एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया जाए इंश्योरेंस का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के लिए भरते हैं हम लोग, नॉर्मली देख लीजिए, कार का ले लीजिए, व्हीकल इंश्योरेंस देख लीजिए, वो सारे जो इंश्योरेंस होते हैं वो 1 साल के होते हैं। और आप सभी लोगों को ये पता है कि इंश्योरेंस का डेट जो मंथ होता है वो फाइनल होता है और डेट भी फाइनल होता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर व्हीकल इंश्योरेंस। तो उसमें
द डेट ऑफ परचेज ऑफ व्हीकल, जिस दिन से आपने व्हीकल को परचेज किया है, जब आपके पोजीशन में आती है तो उससे पहले उसका टैक्स और इंश्योरेंस भरा जाता है। इंश्योरेंस 1 साल के लिए लागू होता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई व्हीकल जनवरी में आपने परचेज किया, अपने ऑफिस का व्हीकल ले लीजिए, ऑफिस का व्हीकल आपने जनवरी महीने में परचेज किया, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, उसका जो इंश्योरेंस है 1 साल का रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जनवरी 20 को आपने उसका पोजीशन लिया तो इंश्योरेंस उसमें भरा गया है, तो वो आपका ड्यू कब होगा? 31 दिसंबर 2021 को ड्यू होगा, तब तक चलेगी। तो अगर आपने इंश्योरेंस 31 दिसंबर तक भरा है, जनवरी टू दिसंबर, तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है वो मार्च में होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई इंश्योरेंस 12,000 का भरा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 12,000 का भरा हो, तो 12,000 में एक फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 12,000 में 3,000 रुपया इस फाइनेंशियल ईयर का होगा, यानी 20 और 21 ईयर, फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 का अगर आप बात करते हैं तो वो मार्च 21 तक, जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी में अगर आपने लिया, जनवरी अभी ये लेते हैं तो मार्च तक ही होगा। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीना ही काउंट होगा। 3,000 रुपये जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर में होंगे और 9,000 रुपया आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जो आपका P&L अकाउंट में जो आपका एक्सपेंडिचर बुक होगा वो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड में वो खर्च को दिखाया जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपीज़ जो कि आपके कंपनी ने, आपके बैंक ने दिया है, 12,000, जो कि इनर कॉलम में, यानी फाइनल कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में लिया जाएगा। और लेस प्रीपेड दिखाया जाएगा 9,000 रुपीज़। ये 9,000 रुपये जो है, अगर 12,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 3,000 रुपये जो बचेगा वो आपका इस फाइनेंशियल ईयर का होगा, जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर है आपका। तो वो शो किया जाएगा आपके P&L में 3,000 रुपये, और 9,000 रुपये जो है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में 9,000 रुपये दिखाया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यही मैं बता रहा था कि एक्सपेंडिचर, दो इट इज़ एक्सपेंडिचर बट इट विल बी शोइंग इन द एसेट साइड 9,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 9,000 रुपये अगले साल का एडवांस में आपने खर्च किया है। जब तक वो खर्च ख़त्म नहीं होता, अगला ड्यू डेट आता नहीं है, तब तक वो आपका एसेट माना जाएगा। ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं। एग्जांपल ये है कि अगर आपने मान लीजिए कोई टिकट बुक कराया है ट्रैवलिंग के लिए, से आपने रिजर्वेशन कराया 1 महीने के आगे का, आज की तारीख में, तो वो जो रिजर्वेशन अमाउंट है जो आपने खर्च किया है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, जो कि आपका शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ का, तो वो तब तक आपका एसेट माना जाएगा जब तक कि आप ट्रैवलिंग कमेंस नहीं करते, ट्रैवलिंग आपका ख़त्म नहीं होता, यू आर नॉट रीचिंग योर डेस्टिनी, तब तक वो आपका एसेट रहता है। और जब आपका ड्यू डेट आ जाता है, जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो और आपका जर्नी कंप्लीट हो जाता है, तब वो एक्सपेंडिचर होता है, नंबर 1। तो ये इसी चीज़ को मैंने कहा है, दो इट इज़ एक्सपेंडिचर बट इट व्हेन, जब आप इसको जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आता, जब तक वो एक्सपेंडिचर बुक नहीं होता, तब तक वो आपका एसेट माना जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। रिसीवेबल्स में द अमाउंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव, जो आपका एक्रूव हो चुका है लेकिन वो आपको मिला नहीं है, लेकिन मिलने वाला इस फाइनेंशियल ईयर का,
उसको प्रोविजन करना पड़ेगा और उसको रिसीवेबल्स में दिखाना पड़ेगा। रिसीवेबल्स का मतलब है द मनी विच ईयर इस फाइनेंशियल ईयर का जो ड्यू है वो आपको मिलने वाला है, और ये रिसीवेबल्स आपका एसेट साइड में आएगा जो कि आपका इनकम है। ये कुछ चीज़ें जो है जो मैंने आपको बताई है वो आपका थ्रू एडजस्टमेंट हम लोग लेंगे, क्योंकि ये इसका नॉर्मल एंट्री या नॉर्मल रिकॉर्डिंग टू योर बुक्स और ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता होगा, इसलिए हम लोग इसको थ्रू एडजस्टमेंट लेते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखें जो आपको दिया गया है फर्स्ट पेज पे। अरे यार कौन सा पेज निकाला यार आपने? पेज आपने लास्ट पेज दिखाया था। तो ये आपका नंबर 1 पे आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखाई देगा थ्रू एडजस्टमेंट। वो अलग से दिखाई देगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना रहा, और इसका इफेक्ट जो है क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होगी, जिसको हम लोग अभी जो एडजस्टमेंट है इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री स्पेशली वी आर कॉलिंग इट एज ए क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो है इफेक्ट जो होगा उसका जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, टू ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। जो आपके जो स्टॉक जो बचता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट एसेट्स में आएगा। करंट एसेट्स, नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। और इसको अगर आप देखेंगे इसका इफेक्ट जो आएगा वो कैसे आएगा, इसके दो इफेक्ट आएंगे। एडजस्टमेंट जो भी होता है इसके दो इफेक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम। ये आपके दो इफेक्ट आएंगे, इसलिए आपको जो एंट्री भी बताई है डबल इफेक्ट में बताया है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपने देखा होगा कि जब क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था पीछे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। वो जो आपका बैलेंस स्टॉक है ईयर का वो लिखा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या लिखा था, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक आया था, फिर परचेजेस आया था, फिर बाद में आपने क्रेडिट साइड में बाय सेल्स दिखाया था, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ये आता है। तो ये इसका इफेक्ट जो आएगा, दो फोल्ड इफेक्ट आएगा। एक बैलेंस शीट में आएगा जो कि करंट एसेट्स है आपका, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक इफेक्ट ये हो गया, और दूसरा इफेक्ट जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक विथ वैल्यू वो लिखा जाएगा। ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2 पे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च बाकी हैं आपके, इसको थ्रू एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में वो आउटस्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उस आउटस्टैंडिंग को आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री पास करके उसका इफेक्ट आप अपने बुक्स में लेंगे। उसकी जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, वेजेस है। ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये आपके डेबिट होंगे, और क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब
इसका इफ़ेक्ट आप कैसे दिखाओगे? सैलरी, सैलरी इज़ एक्सपेंडिचर। क्या है ये? आफ्टर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है उसको कहते हैं परचेज, क्या कहते हैं, सेल्स पे। जो आप सेल्स पे जो रेवेन्यू मिली है उस रेवेन्यू के अंदर आपके और खर्चे होते हैं, जो कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि डेबिट साइड में, आप ये हेड ऑलरेडी रहता है आपका। जैसे कि P&L में आप सैलरी अकाउंट देखते हो, रेंट अकाउंट लिखा जाता है, और वेजेस अकाउंट जो है वो आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। ये आएगा आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो दो ऊपर के जो है सैलरी अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, दिस विल बी डेबिटेड इन योर P&L एंड वेजेस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई, और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या होगा? ये जो है ये आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हेड लिखा है नंबर 2 पे, वो एज इट इज़ उसको लिखा जाएगा कहाँ पे? लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसके अंदर ये तीनों हेड आएंगे आपके, सैलरी, रेंट एंड वेजेस, और जो उसके अमाउंट होगी वो अमाउंट यहाँ पे लिख के उसका जो फाइनल टोटल है आपकी लायबिलिटी होगी। दिस इज़ अ लायबिलिटी, additional liability of the same financial year which you have not recorded or shown in your routine work, accounting work। तो इसको एडिशनल लिखा जाएगा, सैलरी, रेंट एंड वेजेस, ये लायबिलिटी में जाएगा ये अमाउंट, और ये अमाउंट उतना होगा जो आउटस्टैंडिंग होगा। ये जो हेड है ऑलरेडी आपके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी ये अपीयर हो चुका है। इसका मतलब कि पहले इस हेड में खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ खर्च जो उस तारीख तक नहीं हुए, 31 मार्च तक नहीं हुए, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर के हैं, इसलिए उस हेड में ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सैलरी, तो ये सैलरी जो है P&L का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर होता है टू सैलरी अकाउंट, जिसमें जो फिगर आएगी वो इंटरनल फिगर होगी। से फॉर एग्जांपल 12,000 रुपीज़ आपका ईयरली खर्च हुआ, तो टू सैलरी अकाउंट 12,000 रुपीज़ इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, उसमें ऐड किया जाएगा, उस एक्सपेंडिचर में इसको ऐड होगा। 12,000 मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये है, 12,000 प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, टोटल एक्सपेंडिचर 14,000 फाइनल कॉलम में आएगा, ट्रांसफ़र होगा। ये 14,000 आपके फाइनल अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिमिलर एक्शन जो है रेंट पे होगा और वेजेस पे होगा। ये हो गया आपका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने किया। अब दूसरा इफेक्ट जो है ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में टू ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हेड बताया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा, और सैलरी, रेंट एंड वेजेस या और भी जो एक्सपेंडिचर हैं विथ वैल्यू वहाँ पे अपीयर होंगे। टोटल आपका लायबिलिटी, टोटल अमाउंट लायबिलिटी साइड के अमाउंट कॉलम में चला जाएगा। ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको बताया। प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, रेंट, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये अगेन जो इंश्योरेंस है और रेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, जो कि ऑलरेडी अपीयर हो रहा होगा। उसमें आप क्या करेंगे? उस वैल्यू में से प्रीपेड को लेस करेंगे। ऊपर वाले नंबर 2 पे ऐड किया है आपने, ऐड आउटस्टैंडिंग किया है, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 12,000 जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस वैल्यू 12,000 माइनस 9,000, क्योंकि 9,000 रुपीज़ वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, 3,000 रुपये जो हैं आपके सेम फाइनेंशियल ईयर के हैं, इसलिए 9,000 आप लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस में करेंगे आप।
तो 9,000 रुपीज़ लेस करके 3,000 रुपीज़ आपका लाइबिलिटी एसेट साइड में आ जाएगा, और जो 3,000 रुपये हैं वो आपके P&L में आएगा। 3,000 रुपये P&L में आएगा, फाइनल अकाउंट में आएगा, मतलब कि फाइनल अमाउंट कॉलम में आएगा, और 9,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र होगा आपका एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 रुपीज़, क्योंकि 9,000 रुपये आपका एसेट है। दैट इज़ ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस देने की जो एक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। नंबर 4 पे एक्रूड इनकम, वो इनकम जो आपको मिलने वाला है, रिसीवेबल है आपका, लेकिन मिला नहीं, लेकिन मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका इफेक्ट जो होगा, रिसीवेबल है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और दूसरा इफेक्ट जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये दो इफेक्ट आपके P&L और बैलेंस शीट में दिखाई देगा। फिर लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो आपको पहले ही मिला है एडवांस में। मान लीजिए आपने सेल किया, जो आप सेल करने वाले हैं उसका आपको एडवांस में पैसे मिले हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट से अलग। मान लीजिए आप कोई कार खरीदते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ कार, और वो कार वेटिंग में चल रही है। बहुत सारे मॉडल हैं आज भी जो वेटिंग में हैं, वेटिंग में लोग ले रहे हैं, 3-3, 6-6 महीने की वेटिंग है गाड़ी की। तो वो कार का आपने अमाउंट पूरा भर दिया है, लेकिन वेटिंग में है। आपने एडवांस बुकिंग कर ली है उसकी, जो कि वेटिंग में चल रही है। तो इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो कार डीलर जो है, जो आपको कार बेच रहा है, वो ये मनी उसके लिए इनकम होगा रिसीव्ड इन एडवांस, यानी वो इनकम जो पहले मिल रही है फाइनेंशियल ईयर में। तो ये आपका इनकम जो है वो एसेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड P&L के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा, अगर ये आप थ्रू एडजस्टमेंट लेते हैं तो। नंबर 6 पे है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से सेशन है अपना, इसके बाद डेप्रिसिएशन पे आएंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपका एसेट की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट की जा रही है, कम की जा रही है। एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी एसेट की वैल्यू पर ईयर कम होती है। तो आपके ये क्या है, ये दिस इज आपके एक तरह का नुकसान है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही तो ये नुकसान है आपका, और डेप्रिसिएशन उस एसेट, उस प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इस डेप्रिसिएशन में जो होता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। और डेप्रिसिएशन किस पे की जा सकती है? बिल्डिंग पे होती है, फर्नीचर पे होती है, प्लांट एंड मशीनरी पे होती है नॉर्मली, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, करंट एसेट्स पे नहीं होता। तो ये कुछ आइटम्स आपको बताए गए हैं, डेप्रिसिएशन किस पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं उसमें उसको इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से पास कीजिएगा। और इसका इफेक्ट क्या होता है, आपका फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पे होता है, एसेट साइड में होता है। फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, जिसकी फेस वैल्यू या परचेज वैल्यू लिखी जाती है, बुक वैल्यू वहाँ पे अपीयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर में एज पर प्रोविजन जो बिल्डिंग पे 10% होता है, फर्नीचर पे 5% होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो उसके नॉर्म्स डिसाइडेड हैं उस हिसाब से डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे किया जाता है, उस परसेंट पे किया जाता है। तो उतने परसेंट से आपका उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब बिल्डिंग जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों आइटम जो हैं आपके एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर होता है। मान लीजिए बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपए है और उस पर डेप्रिसिएशन रेट 5% है। 5% है, 5 लाख का 5% कितना हुआ, 25,000। तो ये डेप्रिसिएशन जो आपका बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 5%, 25,000। बैलेंस अमाउंट आपका कितना है आफ्टर डेप्रिसिएशन, कितना होगा, 4,75,000। 4,75,000 आपके अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र होगा। और ये 25,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज़ अ लॉस फॉर योर एसेट। तो ये लॉस की तरफ P&L के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन एक हेड होगा जिसमें बिल्डिंग लिखा जाएगा, बिल्डिंग के आगे 25,000। ये आपको P&L के डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है आपका, दूसरा इफेक्ट वहाँ पे आएगा। सेम प्लांट एंड मशीनरी होगा, सेम फर्नीचर होगा, आपके एसेट साइड में डायरेक्ट माइनस किया जाएगा उस परसेंटेज से और उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये भी लॉस है आपका, ये भी आपका लॉस है। स्टॉक जो आपने स्टॉक परचेज किया है या फिर जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, से इट इज़ इफ इट इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक पे नुकसान हुआ आपका। कैसे, मान लीजिए डैमेज हो गया, आग लग गई, तो आपको हमेशा पता होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का आप इंश्योरेंस निकालते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस का इंश्योरेंस ज़रूर होता है। तो जब ऑफिस का हो सकता है तो स्टॉक का भी होता है, जो आपका स्टॉक रहता है उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है। उसका भी इंश्योरेंस आप कराया जाता है। तो वो मान लीजिए कि आपका जो स्टॉक है, वो स्टॉक आपने ऊपर में देखा है जर्नल एंट्री, आप कहाँ पे करोगे, इसका क्लोजिंग स्टॉक का जो एंट्री होता है वो आपके एसेट साइड में होता है क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट में होता है क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है और वो स्टॉक आपका डैमेज हो गया है या जल गया है। अब इसमें दो चांसेस हैं आपके, या तो फुल्ली आपका लॉस हुआ है या पार्शली हुआ है। से इट इज़ अ पार्शली, पहले अगर हम लोग देखते हैं कि 50,000 का स्टॉक है आपका और वो पार्शली उसका डैमेज हुआ है या आग लगी है, उसमें फायर में डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर वो 50% हो जाता है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है और 50,000 के स्टॉक में 50% स्टॉक आपका लॉस बाय फायर हो गया है, तो उसको आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक से, उसको रिड्यूस करोगे 25,000। ये आपका कहाँ पे हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्लोजिंग स्टॉक को 50% से माइनस किया। 50,000 का स्टॉक आपका कितना हो गया, 25,000।
एक कंडीशन ये है कि आप 25,000 जो बैलेंस स्टॉक है उसकी वैल्यू आप ट्रांसफ़र करो, और ये जो लॉस जो 25,000 का लॉस हुआ है वो लायबिलिटी में जाएगा टू लॉस ऑन फायर, स्टॉक लॉस ऑन फायर 25,000 लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा, और आपका 25,000 जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 25,000 होगी, 25,000 आपका एसेट में अपीयर होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 100% लॉस। तो 100% में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, माइनस हो जाएगा और पूरा नील हो जाएगा, आपका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही नहीं, तो वो आपका लॉस होगा। नंबर 3, तीसरी कंडीशन ये है कि आपका ये मान लीजिए कि आपका 50,000 स्टॉक है, आपका इंश्योरेंस किया गया है और इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है, इंश्योरेंस उसका क्लेम आपको वापस कर रहा है। जैसे कि आपने ऊपर पहले वाले केस में देखा कि 50% स्टॉक आपका जल गया है, तो आप उसको ये दिखाओगे कि भाई पहले तो आप 50% माइनस करोगे 50,000 में से 25,000, दैट इज़ बैलेंस स्टॉक 25,000, और फिर उसमें ऐड करोगे ऐड इंश्योरेंस क्लेम 25,000, तो वो 25,000 जो है जो लॉस हुआ है, लॉस का इफेक्ट मैंने बता दिया है, जो 25,000 जो आपको मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, दैट इज़ योर, वो आपका लॉस रिकवर है। वो 25,000 अगेन आपका स्टॉक साइड अपना एसेट साइड में एक ट्रांसफ़र होगा बाय इंश्योरेंस स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम, और उसमें दिया जाएगा स्टॉक जो इंश्योरेंस कंपनी ने वापस किया, वो 25,000 रुपये आपके एसेट साइड में आ जाएगा। मतलब कि स्टॉक का इफेक्ट आपका सेम रहेगा, लॉस नहीं होगा। लॉस का मैंने आपको पहले बताया और स्टॉक का मैंने आपको दूसरी तरह से बताया कि भाई अगर वो इंश्योरेंस देता है तब इंश्योरेंस का भी वो जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस आपका ये हो रहा है, इंश्योरेंस आपको दे रहा है, पैसा दे रहा है। नंबर 8 पे देखें आप, वो मैंने पूरा इफेक्ट आपको बताया है, इंश्योरेंस लॉस ऑन स्टॉक ऑफ फायर, वो मैंने आपको इफेक्ट बता दिया है। नंबर 8 पे देखें सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है ग्रांट, इन सिंपल लैंग्वेज ग्रांट कहते हैं इसको। और ये ग्रांट जो है, जैसे ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रांट उसको मिलता है। तो अगर आपका सब्सिडी या ग्रांट आपको मिलता है तो उसकी जर्नल एंट्री ये होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी ऑब्लिक ग्रांट अकाउंट डेबिट। ग्रांट किसी भी फॉर्म में आए, वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, आइदर इन कैश और चेक। कैश तो नहीं मिलता लेकिन चेक मिलता है, बैंक में ट्रांसफ़र होता है, तो आपका जर्नल एंट्री होगा गवर्नमेंट सब्सिडी ऑब्लिक ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू सोर्स है, इसलिए रेवेन्यू की तरफ है, नहीं कि P&L के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाएगा बाय गवर्नमेंट सब्सिडी। जो अमाउंट आएगी वो लिखा जाएगा और P&L में क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। इसकी एंट्री इस प्रकार होगी। नंबर 9 पे है असर्टेनिंग बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है वो इरिकवरेबल अमाउंट, जो आपने बिजनेस किया उस अमाउंट से उस वैल्यू को इरिकवर होना, जिसको दूसरे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स हमेशा डेटर्स पे होता है, डेटर्स पे बैड डेट्स को निकाला जाता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री पास होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जैसे मैंने बताया आपको डेटर्स अकाउंट में प्रोविजन की जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट जो होता है बैड डेट्स, जो आपका डेटर्स है, डेटर्स क्या है आपका, डेटर्स जो है वो आपके करंट एसेट्स में आता है। डेटर्स
और क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटीज होता है। तो ये डेटर्स है ना, एसेट्स, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स होगा, और इस डेटर्स में आपको प्रोविजन करना पड़ेगा बैड डेट्स का। तो इसका इफेक्ट जो होगा, आप डायरेक्ट बैड डेटर्स में से जितना बैड डेट्स है आपका, से 5%, 10%, 15% जितना आपने निकाला है आपके बुक्स के हिसाब से, उतना माइनस होगा। डेटर्स में वो फिगर माइनस होगी बैड डेट्स। ये हो गया बैड डेट्स। और एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो उसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में RDD, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। RDD होता है एक, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD और बैड डेट्स। बैड डेट्स जो एक्चुअल है आपका, जो आपका डूब चुका है, उसका ये होता है। और उसके बाद होता है RDD, फिर आपने क्या किया, प्रोविज़न किया। बैड डेट्स जो नोन फिगर है वो तो माइनस किया ही, और इसके अलावा कुछ आप प्रोविज़न करके चलते हो कि से 5% अगेन आपका डाउटफुल है, तो वो डाउटफुल को भी आप प्रोविज़न कर लेते हो RDD के अगेंस्ट में। तो इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर हम लोग फिगर वर्क में देखते हैं, मान लीजिए आपका 50,000 आपका डेटर्स है जो कि एसेट साइड में अपीयर हो रहा है। 50,000 में 5% आपका बैड डेट्स है। 50,000 का 5% यानी कितना हुआ, 2,500 रुपया। 2,500 रुपया आपने बैड डेट्स कम किया 50,000 में 2,500 रुपये, तो आपका 47,500 आपका बैलेंस आया। 47,500 में अगेन आपने 5% RDD किया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न किया, तो ये आपका फिर माइनस होगा अगेन 2,500 माइनस होगा, और आपका जो अमाउंट है अब 50,000 नहीं होके 45,000 होगा, जो कि आपका फाइनल बैलेंस शीट फिगर होगी एसेट साइड की। 45,000 आपका वैल्यू कॉलम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसको कहेंगे आपका डेटर्स बैलेंस। और यहाँ पे जो आपने बैड डेट्स 5% एंड RDD 5% जो निकाला है 2,500 और 2,500, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो कि लॉस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट है, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करोगे। 2,500 5,000 रुपये एक डेटर्स में आएगा, एक RDD में आएगा। 5,000 रुपये आपका लॉस है, प्रोविज़न है और लॉस है, वो आप लॉस की तरफ ट्रांसफ़र करोगे। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एग्जाम्पल। एडजस्टमेंट इंटरेस्ट के इंटरेस्ट भी बताया और इसके एग्जाम्पल भी बताए, जो कि इफ़ेक्ट कैसे होंगे एडजस्टमेंट, थ्रू एडजस्टमेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग इंटरेस्ट की। क्लोजिंग इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी बुक्स आपके क्लोज होते हैं ईयर के में, जो क्लोज होते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जब नए साल जब शुरुआत होती है तो उसको हम लोग ओपनिंग इंटरेस्ट में लेते हैं। तो वो क्या होता है वो हम लोग देखें। कुछ एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिया है। जिसमें पहला है आपका परचेज रिटर्न, जिसका जर्नल एंट्री होगा रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड टू परचेजेस। अगेन ये जो है परचेज रिटर्न, परचेजेस जो कि आपका अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जिसको आप लेस रिटर्न मतलब कि लेस रिटर्न करते हैं, और जो अमाउंट आता है वो आपका फाइनल परचेजेस अकाउंट आता है, जो कि आपका परचेजेस, नेट परचेजेस दिखाई देता है। ठीक है। अब आप इसकी दूसरी एंट्री, ये जो होता है रिटर्न्स जो होते हैं, ये क्लोजिंग एंट्रीज में माने जाते हैं। क्लोजिंग एंट्री यानी नेट इफेक्ट ऑफ योर परचेजेस, उसको दिखाया जाता है, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही इसको माइनस किया जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो परचेजेस डायरेक्ट हेड में उसको माइनस कीजिए रिटर्न अमाउंट को, या फिर
उसके अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में टू बाय परचेज रिटर्न इफेक्ट सेम है, वो आपको लिखना पड़ता है। इसके लिए कोई ऐसा एडिशनल एंट्री नहीं होती है, इसका इफेक्ट हमें वहीं पे दिखाई दे देना चाहिए, मतलब कि इफेक्ट दे देना चाहिए। तो ये आपका परचेज रिटर्न वहीं पे आपका नेट इफेक्ट आता है, और ये आपका नेट जो परचेजेस है वो आपका क्लोजिंग एंट्री में आता है। क्लोजिंग एंट्री में आपका नेट परचेजेस कितना है वो दिखाई देता है बाय थ्रू दिस जर्नल एंट्री। सेल्स रिटर्न सेम है, सेल्स जिसको हम लोग डेटर्स के नाम से जानते हैं, सेल्स टू रिटर्न आउट रिटर्न इनवर्ड, यानी आपने जो सेल किया उसमें से उसके अगेंस्ट में स्टॉक वापस आया, उसका नेट इफेक्ट आपको नेट रेवेन्यू ऑफ सेल्स आपको दिखाना चाहिए आपको, और ये थ्रू क्लोजिंग एंट्री इसको लिया जाता है। इसका नेट इफेक्ट आपके बुक्स से आपके ट्रायल बैलेंस में आता है, नेट सेल्स। फिर तीसरा है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू फ्यूल। ये कुछ हेड्स हैं जो कि आपके क्लोजिंग एंट्रीज में के रूप में इसको एंट्री किया जाता है, और इसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। चूँकि ये क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है, ये आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज किया जा रहा है, इसको इस एंट्री मिलेंगे, और इसको सेम को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ओपनिंग एंट्रीज में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। देन नंबर 4 पे है ट्रेडिंग इनकम, सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स और परचेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए जर्नल एंट्री होगी सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसमें आपका नेट इफेक्ट जो होता है सेल्स एंड परचेजेस, जिसको हम लोग अराइव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लेके जाते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का इफेक्ट मैंने बताया हुआ है, इसको हम लोग ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताया, ग्रॉस प्रॉफिट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट टू P&L अकाउंट ये होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस अपना ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस डेबिट साइड में आपका डिफरेंशियल फिगर होता है रेवेन्यू माइनस योर ट्रेड एक्सपेंसेस, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट फिगर, और वो आपका ट्रांसफ़र होता है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट मीन्स P&L के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर आपका एक आता है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ P&L, एक्सपेंडिचर है आपका P&L अकाउंट। रनिंग में क्या आएगा, सैलरी आएगा, TAD आएगा, रेंट आएगा, इंश्योरेंस आएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, टू टेलीफोन एंड अदर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, ये सब आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके P&L का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस का पार्ट है जो कि आपके P&L में दिखाई देगा। और उसके बाद आपका आफ्टर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिसाइड होता है। इसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं। देन इनकम, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये आपके क्या है, इनकम है। ये इस हेड में इनकम होता है और ये P&L के क्रेडिट में आता है। चूँकि आपको P&L का क्रेडिट साइड जो है इनकम साइड है, इसको P&L के क्रेडिट में आपको कमीशन दिखाई देगा, डिविडेंड दिखाई देगा और इंटरेस्ट दिखाई देगा। इस पार्ट में P&L का पार्ट है, उसको उस पार्ट में एंट्री की जाती है।
ना किती आहे 7 नंबर याच्या पुढचं हे काय आहे ना याच्या पुढचं कुठे आहे? हे नाही केलं हे वेगळंच आहे. एक मिनिट, हे नसेल. 9 नंबर है ना. फिर आपका एक एंट्री जो है आप देख रहे हो नंबर 6 पे, तो ये डिविडेंड इनकम में मैंने बताया कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट ये होगा, P&L अकाउंट क्रेडिट होगी, और बिल्डिंग अकाउंट आ सकता है इसमें, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, एक मिनट. हे वेगळंच काहीतरी घेतलेलं आहे त्याने. ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने एक्सप्लेन की है. नाउ स्ट्रेट वे वी आर कमिंग ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज. एडजस्टमेंट एंट्रीज के आपके एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें लिखा है फाइंड आउट हाउ द फॉलोइंग विल बी इफेक्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो कि बैलेंस शीट को किस तरह से इफेक्ट करेगी. नंबर 1, सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,500 एंड कैरिंग चार्जेस 3,000. नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स 15,000. देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन बिल्डिंग एंड 15% ऑन फर्नीचर. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 lakh and furniture is 10,000. Number 4, interest payable to bank 5,000 and provision to be made for bad debts and doubtful debts 5% on debtors. Amount is 10,000. ये आपके एग्जाम्पल हैं. एडजस्टमेंट एंट्रीज बताई गई है, एडजस्टमेंट बताया गया है. आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिसको नीचे में आपको एक्सप्लेन भी किया गया है. अगर आप पहला देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो सैलरी है, सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर विच इज़ अपीयर टू इन P&L अकाउंट. तो इसकी एंट्री जो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. P&L के डेबिट साइड में सैलरी अकाउंट आएगी 7,500, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है. जो आपका सैलरी अकाउंट है उसमें ये ऐड होगा. और आपके दूसरा इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया, सैलरी आउटस्टैंडिंग में ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगी वो आपके लायबिलिटी साइड में अपीयर होगी, जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया है.
फिर आपका दिया गया है इंटरेस्ट रिसीवेबल, नहीं दूसरा है 7,000 एंड कैरिंग चार्जेस 3,000। कैरिंग चार्जेस इज ए कैरेज इनवर्ड, मीन्स ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, जो एक्सपेंडिचर है, ट्रेड एक्सपेंसेस है आपका, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा कैरिंग चार्जेस, जो कि जर्नल एंट्री बताई गई है 3,000 कैरेज इनवर्ड, ये अपेयर होगा कैरेज इनवर्ड के नाम से। वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट चीज़ है एक्सपेंडिचर साइड, उसमें ऐड होगा। जर्नल एंट्री इस तरह से पास की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स 15,000। मैं पहले एक बार बता दूं कि जो आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस कैरिंग चार्जेस, जो कि मैंने बताया कि आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, वो कैरिंग चार्जेस जो है आपके इसमें ऐड होगा, जो आपके ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, और वो ये जो अमाउंट है आपके लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। जो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट जो है, जो अमाउंट है 3,000, ये ऐड होकर आपका जो हेड है उसमें ऐड होने के बाद ये 3,000 ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके लायबिलिटी साइड में। देन इंटरेस्ट रिसीवेबल 15,000 फ्रॉम मेंबर्स, तो इंटरेस्ट मिला है आपको, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट आप कहाँ, आपका P&L में आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपका P&L के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीवेबल में आएगा। इनकम है वो आपका, वो अपीयर होगा। और चूँकि ये इनकम है, एडजस्टमेंट के थ्रू है, ये अमाउंट आपका एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमेशा ध्यान में रखें, जो थ्रू एडजस्टमेंट जो भी एंट्री आएगी उसका दो इफेक्ट आएगा, आइदर इट इज़ इन P&L, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों में डबल इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% एंड 15%, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 15% ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग कॉस्ट है आपका 1 लाख, फर्नीचर कॉस्ट है 10,000, तो 1 लाख का 10% मीन्स 10,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग पे। जो मैंने आपको बताया है कि बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट्स है, और वो आपका एसेट साइड में अपीयर होगा। एसेट साइड में 1 लाख रुपया बिल्डिंग में दिखाई देगा, और उसमें से आप 10% डेप्रिसिएशन करेंगे। 10% मीन्स 10,000 रुपीज़, आप उसको माइनस करेंगे तो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी आपका 90,000, जो कि आपके बैलेंस शीट के फाइनल कॉलम में दिखाई देगा, और 10,000 आपका P&L के डेबिट साइड में अपीयर होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। सिमिलर इफेक्ट फर्नीचर का होगा, फर्नीचर पे 15,000 है, तो ये 1,500 रुपये, ये आपका 1,500 रुपये जो है, ये आपका फर्नीचर में माइनस होगा 15%, और ये 1,500 रुपये फर्नीचर में से माइनस करने के बाद आपका 10,000 में से 1,500 गए, यानी तकरीबन आपका 8,500 रुपया आपका फाइनल अमाउंट कॉलम में आएगा एसेट साइड के, और 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर P&L के डेबिट साइड में अपीयर होगा। इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक, ये लायबिलिटी है आपकी 5,000 रुपीज़, इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक, ये आपका P&L के डेबिट साइड में इंटरेस्ट पेएबल आएगा, और लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक 5,000। फिर इसका 5वां है प्रोवाइड प्रोविजन टू बी मेड ऑन बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डी डेटर्स अमाउंट है 10,000। जो मैंने आपको इफेक्ट बताया है 10,000 जो है वो आपका डेटर्स जो है एसेट साइड में अपीयर होगा, उसमें से आप प्रोविजन करेंगे 5% का, मतलब 500 रुपये आपके टैक्स से प्रोविजन करेंगे आप। बैड डेट्स को डेटर्स में से माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप एसेट साइड में डालेंगे, और
प्रोविज़न फिगर जो होगा 500 रुपये वो आप P&L के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के जो इफ़ेक्ट हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। इसके इफ़ेक्ट होने के बाद, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करने के बाद, आप अपने फाइनल अकाउंट, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल वर्किंग करेंगे, जिससे कि आपको ये नेट इफ़ेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा। अगर आप इसके बजाय बिना एडजस्टमेंट के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो आपका करेक्ट फिगर नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियल फिगर जो आप दिखाएंगे दैट इज़ अ अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से वो इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कैसे होती है, कैसे की जाती है, उसके बारे में इफ़ेक्ट बताया है। अब जो आपने डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे देखे हैं आपने, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी पे है डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन का इफ़ेक्ट ऐसा ही होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कितने तरीके से की जा सकती है, डेप्रिसिएशन अपने आप में एक ये अलग इशू है जिसको हम लोग कल के सेशन में डेप्रिसिएशन को देखेंगे। और डेप्रिसिएशन देखने के बाद मैंने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने इफ़ेक्ट हैं, जितने उसमें एडजस्टमेंट आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पे मैं 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, और वो होने के बाद आपका अकाउंटिंग सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ऑडिट, उसके बाद ऑडिट शुरू होगा। ऑडिट के लिए जो डिपार्टमेंट के ऑडिटर्स हैं, क्योंकि थियोरेटिकली ऑडिट कितने प्रकार का होता है, विच टाइप ऑडिटर्स के क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारे लिटरेचर पार्ट आपके पास मौजूद है, उससे आप पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे की जाती है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट से ऑडिटर्स की या प्रोफेशनल ऑडिटर्स से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के इस पे है। जब मैं आपका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करूँगा, आफ्टर दैट माय सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। सर स्टार्ट करूं मैं? हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। है क्या? थोड़ा चेहरा दिखाइए। गुड आफ्टरनून। तो आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग? यस मैम। ओनली 2 लोग हमेशा, प्रवीण एंड नंदकिशोर। बाकी कहाँ है? प्रियंका पाटिल, प्रियंका सावंत, सूरज भोसले, राहुल चौहान, yes, and this Gaurav is there. तुषार, कैसे भी बैठे रहते आप लोग।